नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। मैं हूं आपके साथ अक्षय। पाकिस्तान ने एक बार फिर भारत की सीमा में धोखे से घुसकर हमारे 2 जवानों की बर्बर हत्या की। भारत ने भी जवाब दिया है और उनकी 2 पोस्ट को उड़ा दिया है। खबर है कि पाकिस्तान के 10 से ज्यादा सिपाही मारे गए। अब पाकिस्तान को एक बार फिर पुराने जंगों की याद दिलानी ही होगी। पाकिस्तान को बताना होगा कि कैसे वो अब तक 3 बार जंग को हार चुका है। इसी पर है हमारी खास पेशकश, बलिदान का लो बदला। भारत ने फौरी तौर पर कश्मीर के पुंछ में अपने 2 जवानों की बर्बर हत्या का बदला ले लिया है। पाकिस्तान से हमारी सेना ने पुंछ के कृष्णा घाटी में अपने 2 जवानों के सिर काटे जाने का बदला रात होते होते ही ले लिया। हमारी सेना ने कृष्णा घाटी सेक्टर की कृपाण पोस्ट के उस पार पाकिस्तानी सेना की पिंपल पोस्ट को पूरी तरह से तबाह और बर्बाद कर दिया है। भारत और पाकिस्तान की सीमा पर एक बार फिर तनाव बढ़ गया है। भारत ने पाकिस्तान की बर्बरता का कड़ा जवाब दिया है। देर शाम और रात में भारत ने पाकिस्तानी सेना की पोस्ट को निशाना बनाकर जबरदस्त फायरिंग की। भारत ने इस फायरिंग में पाकिस्तान के 3 पोस्टों को तबाह किया है। ये वही पोस्ट हैं जहां से सोमवार को पाकिस्तान ने फायरिंग की थी। भारत की इस जवाबी कार्रवाई में कुछ पाक सैनिकों के मारे जाने की भी खबर आ रही है। खबर लिखे जाने तक इस कार्रवाई में 648 मुजाहिद यूनिट के 10 से ज्यादा जवानों के मारे जाने की सूचना है। सुबह पाक सेना ने इस पिंपल पोस्ट से गोलाबारी की थी। इसी दौरान पाक की बॉर्डर एक्शन टीम यानी बैट ने भारतीय क्षेत्र में घुसकर शहीद जवानों की शव के साथ बर्बरता की थी। पाकिस्तानी सेना के हैवानियत भरे कदम पर सरकार में टॉप लेवल की बैठक हुई थी। तभी सेना को राजनीतिक रूप से संदेश दे दिया गया था कि वो बदला लेने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है। रक्षा मंत्री अरुण जेटली ने पाकिस्तान को तोड़तोड़ जवाब देते हुए पहले ही कह दिया था कि देश को सेना पर पूरा भरोसा है। इसकी जो प्रतिक्रिया उनको करनी पड़ेगी वो करेंगे और हमारे 2 सैनिकों का बलिदान खाली नहीं जाएगा। पूरे देश को हमारी सेना और फौज के ऊपर पूरा भरोसा है कि इसकी जो प्रतिक्रिया उनको करनी पड़ेगी वो करेंगे और जो ये बलिदानी हमारे 2 सिपाहियों की है ये व्यर्थ नहीं जाएगी। बताया जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इस बारे में सारी जानकारी ली। आपको बता दें कि बिना उकसावे पाक के बैट दस्ते ने सीमा में घुसकर ये बर्बरता की। पाकिस्तान की एफटीएल पोस्ट पिंपल से 647 मुजाहिद बटालियन ने एलओसी से सटी बीएसएफ की अग्रिम पोस्ट पर गोलीबारी कर सुबह संघर्ष विराम का उल्लंघन किया। इस दौरान बीएसएफ पोस्टों पर रॉकेट भी दागे। उस समय भारतीय सेना और सीमा सुरक्षा बल के जवान खुफिया जानकारी के आधार पर वहां बारूदी सुरंग खोज रहे थे। तभी अचानक हुए हमले में बीएसएफ की 200 बटालियन के हेड कांस्टेबल प्रेम सागर और सेना के 22 सिख यूनिट के नायब सूबेदार परमजीत शहीद हो गए। बीएसएफ का कांस्टेबल राजेंद्र कुमार घायल हो गया। इसी दौरान पाक सेना के कमांडो और आतंकियों वाली बॉर्डर एक्शन टीम भारतीय सीमा में लगभग 1 किलोमीटर तक दाखिल हो गई। टीम दोनों भारतीय जवानों के शवों को क्षत विक्षत करने के लिए उनके अंग भी काटकर अपने साथ ले गई। बैट टीम ने सबसे ज्यादा बर्बरता नायब सूबेदार परमजीत सिंह के पार्थिव शरीर के साथ की। हमले से नाराज सरकार ने तुरंत एक्शन के आदेश दे दिए और खुद प्रधानमंत्री ने सेना को कुछ भी करने की खुली छूट दे दी। पाकिस्तान के अलग अलग करतूतों से ऐसा लगने लगा है कि पाकिस्तान ऐसा देश है जहां हैवानियत और अमानवीय चीजें होती हैं और मानवता का नाम ही नहीं है। हम अपनी सेना के साथ हैं, इस वक्त उनके परिवारजनों के साथ हैं जो उन्होंने देश के प्रति शहादत की, क्योंकि अनप्रोवोक्ड फायरिंग था और वहां वो गए थे देखने के लिए। और हम मानते हैं कि जो जवाब देना है हमारी सेना जरूर वो जवाब देगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार लगातार उसने सेना को, हमारे सैनिकों को कहा है कि जो उचित करना है वो करे। उन पर ऐसी कोई रोक कभी नहीं दिखी है, चाहे अनप्रोवोक्ड फायरिंग को लेके हो या ऐसे घटनाएं। पाकिस्तानी सेना ने अपनी बॉर्डर एक्शन टीम की हैवानियत पर पर्दा डालने की कोशिश के तहत कहा कि ऐसी कोई घटना हुई ही नहीं है। उसके प्रवक्ता ने कहा, जैसा कि भारत की ओर से आरोप लगाया गया है, पाकिस्तानी सेना ने संघर्ष विराम का कोई उल्लंघन नहीं किया है, न ही बैट ने कोई कार्रवाई की है।
सैनिकों के शवों को नुकसान पहुंचाने का आरोप भी झूठा है। पाकिस्तानी सेना बेहद पेशेवर है और किसी सैनिक के शव का अपमान नहीं करेगी। पाक सेना अध्यक्ष जनरल कमर जावेद बाजवा ने रविवार को सीमा क्षेत्र का दौरा किया था। उन्होंने कश्मीरियों के आत्मनिर्णय के अधिकार के लिए किए जा रहे संघर्ष में समर्थन जताया था। उनके दौरे के दूसरे ही दिन पाक सेना ने उकसावे की कार्रवाई कर दी। पाक के बैट दस्ते ने 8 जनवरी 2013 को हमारे जवान हेमराज सिंह और सुधाकर सिंह की भी हत्या की थी। पाकिस्तानी सैनिक हेमराज का सिर काट कर ले गए थे और सुधाकर के शव के अंग भंग किए गए थे। अब वक्त आ गया है कि हम भी पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब दें। सचिन भाटिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट JPN। पाकिस्तान एक अरसे से भारत से मुंह की खाता रहा है। पाकिस्तान हर बार हारता है, लेकिन वो सुधरने को तैयार नहीं होता। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे बार बार हारने के बावजूद सुधरने को तैयार नहीं होता पाकिस्तान, कैसे हर जंग में घुटने टेकने को मजबूर होता है पाकिस्तान। सबसे पहले बात 1965 के भारत पाक युद्ध की। आजादी के बाद 1965 की जंग में पहली बार भारत और पाकिस्तान की फौजें आमने सामने हुई। 1962 में चीन के कब्जे से पाकिस्तान का मन बढ़ गया। लालची और हद दर्जे के धोखेबाज पाकिस्तान इस फिराक में लग गया कि किसी तरह वो 1948 में कश्मीर में हुई अपनी पहली हार का बदला ले सके। उन्नीस सौ 65 की जंग को इसलिए भी खास तौर पर याद किया जाता है क्योंकि इस जंग में भारतीय सेना ने अदम्य साहस का परिचय देते हुए पाकिस्तान के लाहौर तक कब्जा कर लिया था और लाहौर की सरजमी पर भारतीय तिरंगा लहरा दिया था। पाकिस्तानी सेना ने भारतीय एयरबेस पर घुसपैठ की नाकाम कोशिश की और उन्हें तबाह करने के लिए कई गोपनीय ऑपरेशन चलाए। 7 सितंबर 1965 को स्पेशल सर्विसेज ग्रुप के कमांडो पैराशूट के जरिए भारतीय इलाके में घुसे। पाकिस्तानी आर्मी के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल मोहम्मद मूसा के मुताबिक करीब 135 कमांडो भारत के 3 एयरबेस हलवारा, पठानकोट और आदमपुर पर उतारे गए। हालांकि पाकिस्तानी सेना को इस दुस्साहस की भारी कीमत चुकानी पड़ी थी। उसके केवल 22 कमांडो ही अपने देश लौट सके। 93 पाकिस्तानी सैनिकों को बंदी बनाकर जेल में डाल दिया गया। इनमें एक ऑपरेशन के कमांडर मेजर खालिद भट्ट भी शामिल थे। पाकिस्तानी सेना की इतनी बड़ी नाकामी के बावजूद वहां के हुक्मरानों ने बड़े बड़े दावे किए। भारतीय सेना की 14वीं इन्फेंट्री डिवीजन को पैराट्रूपर्स को पकड़ने के लिए डायवर्ट किया गया और उन्होंने कामयाबी के परचम फहरा दी। इसी बीच पाकिस्तान में ये खबर जंगल की आग की तरह फैली कि भारत ने पाकिस्तान के गुप्त ऑपरेशन का जवाब भी उसी की तर्ज पर दिया है और पाकिस्तानी जमीन पर कमांडो भेजे हैं। कि लड़ाई जो है वो वेपन से नहीं लड़ी जाती है आदमियों से। लेकिन जो डेडिकेशन, जो एक्सपर्टाइज, जो स्ट्रेटजिक थिंकिंग इंडियन आर्म फोर्सेस ने दिखाई, उससे पाकिस्तान की जो सारे जो इरादे थे वो नाकामयाब हुए। भारत ने जब अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार की तो घटनाक्रम तेजी से बदला। पाकिस्तान तुरंत अपनी शिकायत लेकर चीन के तलवे चाटने पहुंच गया। पाकिस्तानी सरकार को यकीन था कि चीनी उसकी मदद करेंगे और हुआ भी यही। 7 सितंबर को चीन में पाकिस्तानी राजदूत ने तत्कालीन राष्ट्रपति लियू शाओकी से मुलाकात की और तानाशाह अयूब खान की चिट्ठी दिखाते हुए उनसे मदद मांगी। इसके अगले दिन ही भारत पर चिट्ठी बम की बरसात शुरू हो गई। 1962 की जंग के बाद पहली बार ऐसे कथित घुसपैठ को कश्मीर के हालात से जोड़ा गया। 1965 की गर्मियों की शुरुआत होने को थी। पाकिस्तान एक बार फिर कश्मीर में घुसपैठ की कोशिश कर रहा था। पाकिस्तान ने ऑपरेशन जिब्राल्टर का प्लान बनाया। इसके तहत कश्मीर में घुसपैठ करने और भारतीय शासन के खिलाफ विद्रोह करने का मंसूबा था। 5 अगस्त 1965 को पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ युद्ध का आगाज कर दिया। कारगिल की तर्ज पर 26,000 से 33,000 पाकिस्तानी सैनिक कश्मीरी कपड़ों में LOC पार कर
कश्मीर और उसके अंदरूनी इलाकों में घुस आए। 15 अगस्त को स्थानीय कश्मीरियों ने भारतीय सेना को पाक के नापाक इरादों की जानकारी दी थी। इंडियन आर्मी ने लाइन ऑफ कंट्रोल कश्मीर के बदले मेन इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पंजाब में लड़ाई शुरू कर दी और उन्होंने बहुत दंदार शिकन जवाब दिया पाकिस्तान को। हम काफ़ी से ज़्यादा सक्सेसफुल रहे। भारतीय फौज ने तुरंत मोर्चा खोल दिया। शुरुआत में भारतीय सेना को सफलता मिली। उसने 3 पहाड़ियों पर कब्जा छुड़ा लिया। अगस्त के अंत तक पाकिस्तान ने तितवाल, उरी और पुंछ के महत्वपूर्ण इलाकों पर कब्जा जमा लिया। वहीं भारतीय सेना ने भी पाकिस्तान शासित कश्मीर के हाजीपीर दर्रे पर कब्जा कर लिया। हाजीपीर दर्रे पर कब्जे से पाकिस्तानी फौज पूरी तरह से बौखला गई। उसे डर था कि मुजफ्फराबाद पर भी भारत कब्जा जमा सकता है। 1 सितंबर 1965 को पाकिस्तान ने ग्रैंड स्लैम लॉन्च किया। ग्रैंड स्लैम अभियान के तहत पाकिस्तान ने अखनूर और जम्मू पर जोरदार हमले शुरू कर दिए। हाजीपीर दर्रे पर भारतीय कब्जे से पाकिस्तानी राष्ट्रपति को लगा कि उनका ऑपरेशन जिब्राल्टर खतरे में है। उन्होंने और ज्यादा संख्या में सैनिक तकनीकी रूप से सक्षम टैंक भेजे। इस अचानक हुए हमले के लिए भारतीय फौज तैयार नहीं थी। पाकिस्तान को इस वार का फायदा मिलने लगा। भारतीय सेना ने इस नुकसान की भरपाई के लिए हवाई हमले शुरू कर दिए। कश्मीर और पंजाब में भारतीय सेना और उसके अड्डों पर हवाई हमले हुए। भारतीय फौज को इस बात का डर था कि अगर अखनूर हाथ से निकल गया तो कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा बन जाएगा। अखनूर बचाने के लिए भारतीय फौज ने पूरी ताकत झोंक दी। भारत के हवाई हमलों को नाकामयाब करने के लिए पाकिस्तान ने श्रीनगर के हवाई ठिकानों पर हमले किए। सुबेरा हुआ तो हमको ऐसे लगना शुरू हो गया कि दुश्मन ने अपने टैंक्स जो हैं वो छोड़ के भागना शुरू कर दिया। तो ये 2-3 दिन की बड़ी घमासान लड़ाई हुई, 4 दिन की। और उसके अंत में जब हमने काउंट करने शुरू किए तो दुश्मन के लगभग 180 टैंक जो थे वहाँ से मिले, जो कि ऑलमोस्ट पूरी डिवीजन थे। पाकिस्तान की स्थिति बेहतर होने के बावजूद भी भारत के आगे एक न चली। इस बीच सैनिक रणनीति के तहत भारत ने बड़ा ही कठोर फैसला लिया, जिसे भारत पाकिस्तान युद्ध के इतिहास में अहम माना जाता है। भारत के पश्चिमी कमान के सेना प्रमुख ने तत्कालीन सेनाध्यक्ष जनरल चौधरी को भारत पाक पंजाब सीमा पर एक नया फ्रंट खोलने का प्रस्ताव दिया। हालांकि सेनाध्यक्ष ने इसे तुरंत खारिज कर दिया। तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को यह बात जम गई। उन्होंने सेनाध्यक्ष के फैसले को काटते हुए इस हमले का आदेश दे दिया। इसका हल क्या है जनरल? वो कहने लगे जी ये इसका हल तो यही है कि हम एक और फ्रंट खोल लें ताकि इनका डाइवर्ट हो जाए अटेंशन। तो उन्होंने कहा तो फिर खोलो, इसमें क्या है? कहते जी उसके लिए फिर हम जब इधर खोलेंगे तो ये जो एक बॉर्डर, इंटरनेशनल बॉर्डर, उसको क्रॉस करना पड़ेगा। तो शास्त्री जी ने कहा करो क्रॉस। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा को पार करते हुए पश्चिमी मोर्चे पर हमला करने की शुरुआत कर दी। द्वितीय विश्व युद्ध के अनुभवी मेजर जनरल प्रसाद के नेतृत्व में भारतीय फौज इच्छोकिल नहर को पार कर पाकिस्तान की सीमा में घुस गई। तेजी से आक्रमण करती हुई भारतीय थल सेना लाहौर की ओर से बढ़ रही थी। इस कड़ी में उसने लाहौर हवाई अड्डे के नजदीक डेरा डाल लिया। भारतीय सेना की इस दिलेरी से पाकिस्तान सहित अमेरिका भी दंग रह गया। उसने भारत से एक अपील की। अमेरिका ने भारतीय सेना से कुछ समय के लिए जंग रोकने की अपील की, जिससे पाकिस्तान अपने नागरिकों को लाहौर से निकाल सके। भारत ने अमेरिका की बात मान ली, लेकिन इसका नुकसान भी उठाना पड़ा। पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा था। पाकिस्तान ने लाहौर पर दबाव कम करने के लिए भारत के खेमकरण पर हमला कर दिया। उसका मकसद भारतीय फौज का लाहौर से ध्यान भटकाना था।
कश्मीर में नुकसान झेल चुकी भारतीय सेना को लाहौर में घुसने का फायदा ये मिला कि उसे अपनी सेना लाहौर की ओर भेजनी पड़ी। इससे अखनूर और उसके इलाकों में दबाव कम हो गया। 8 सितंबर को पाक ने भारत के मुनाबाव पर हमला कर दिया। मुनाबाव में पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए मराठा रेजिमेंट को भेजा गया, लेकिन रसद और कम सैनिक होने के कारण मराठा रेजिमेंट के कई जवान शहीद हो गए। आज इस चौकी को मराठा हिल के नाम से जाना जाता है। 10 सितंबर को मुनाबाव पर पाक का कब्जा हो गया। खेमकरण पर कब्जे के बाद पाकिस्तान अमृतसर पर कब्जा करने के सपने संजोने लगा, लेकिन भारतीय सेना के ताबड़तोड़ हमले से वो खेमकरण से आगे नहीं बढ़ पाया। यहाँ की लड़ाई में 97 टैंक भारतीय सेना के कब्जे में आ गए थे। पाकिस्तानी फौज की कमर टूट गई। इस जंग में पाक सेना के 3800 जवान मारे गए। भारत ने युद्ध में 710 वर्ग किलोमीटर और पाकिस्तान ने 210 वर्ग किलोमीटर इलाके पर कब्जा जमा लिया। भारतीय सेना के कब्जे में सियालकोट, लाहौर और कश्मीर के उपजाऊ इलाके शामिल थे। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान ने भारत के झंब और सिंध जैसे रेतीले इलाकों पर कब्जा कर लिया। क्षेत्रफल के हिसाब से इस युद्ध में भारत को पाकिस्तान पर बढ़त मिल रही थी। हर युद्ध का अंत होता है, इसका भी हुआ। संयुक्त राष्ट्र की पहल पर दोनों देश 22 सितंबर को युद्ध विराम के लिए राजी हो गए। भारतीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान के बीच 11 जनवरी 1966 को ऐतिहासिक ताशकंद समझौता हुआ। ये भी तय किया कि 25 फरवरी तक दोनों देश नियंत्रण रेखा से अपनी सेनाएं हटा लेंगे। दोनों देश इस बात पर राजी हुए कि 5 अगस्त से पहले की हालात पालन करेंगे और जीती हुई जमीन से कब्जा छोड़ेंगे। आखिरकार पाकिस्तान को उसकी औकात का पता लग गया और इस तरह 1965 की जंग हार कर वो एक बार फिर बड़ी साजिश की फिराक में लग गया। आकांक्षा सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट APN। उन्नीस के 6 साल बाद ही पाकिस्तान एक बार फिर सिर उठाने लगा। पिछली हार को भुलाकर वो एक बार फिर भारत से जंग की तैयारी करने लगा। 1971 में हुई भारत पाकिस्तान की जंग बांग्लादेश की रिहाई के लिए लड़ा गया था। इस जंग में इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान को उसकी औकात दिखा दी और पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। आइए देखते हैं 1971 में आखिर हुआ क्या था। 1971 की जंग हर भारतीय के लिए गर्व का ऐसा पल है जो 97 साल बाद भी वो बार बार याद करना चाहेगा। इस जंग में भारतीय फौज ने पाकिस्तान को नाको चने चबवा दिए। पाकिस्तान के 2 हिस्से हो गए। बंगला बोलने वाला पाकिस्तान का पूर्वी हिस्सा बांग्लादेश बन गया। 90,000 से ज्यादा पाकिस्तानी फौजियों ने भारतीयों के आगे घुटने टेके, सरेंडर किया और जंग में अपने हथियार डाल दिए। 1970 में पाकिस्तान में हुए चुनाव में पूर्वी पाकिस्तान अवामी लीग ने 169 में से 157 सीट पर जीत दर्ज की और शेख मुजीबुर रहमान ने संसद में सरकार बनाने की पेशकश की। मगर पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने जुल्फिकार अली भुट्टो ने इसका विरोध किया और हालात इतने गंभीर हो गए कि राष्ट्रपति को सेना बुलवानी पड़ी। फौज में शामिल ज्यादातर लोग पश्चिमी पाक के थे। पूर्वी पाक की सेना को यहाँ हार का सामना करना पड़ा और शेख मुजीबुर रहमान को गिरफ्तार कर लिया गया। बस यहीं से जंग की भूमिका तैयार हो गई। हमारी सेनाओं को हमको खबर पता चली कि इसकी कॉन्फ्रेंस लेने जा रहा है ये ढाका हिल्टन होटल के अंदर। हमारी वायुसेना को सीधा खबर दी गई। हमारे हंटर तैयारे जहाज लड़ाकू विमान गए और सीधा उसी खिड़की के अंदर जहां अमीर अब्दुल्ला खान ने आदि साहब अपनी कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, धड़ाधड़ वहां रॉकेट चले। 27 मार्च 1971 को भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने पूर्वी पाकिस्तान की स्वतंत्रता का समर्थन किया। भारत की सीमा पूर्वी पाकिस्तान के शरणार्थियों के लिए खोल दी गई। पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, मेघालय और त्रिपुरा राज्यों की सरकार ने इन शरणार्थियों के लिए शिविर बनाए। बांग्लादेश में मारकाट के चलते भारत में करीब 1 करोड़ शरणार्थी जमा हो चुके थे।
शरणार्थियों के आने से भारत पर दबाव बढ़ता ही जा रहा था। यहाँ तक कि पाकिस्तान ने भारत पर हमला करने की धमकियां देना शुरू कर दिया था। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई सारी कोशिशें की ताकि कोई हल निकल आए और शरणार्थी वापस घरों को लौट जाएं, पर ये नहीं हो सका। फिर वही हुआ जिसका डर था। पूर्वी पाकिस्तान के लोगों ने अपने विरोध को बढ़ा कर दिया। उन्होंने अपनी एक सेना बनाकर पश्चिमी पाकिस्तानी हुकूमत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। जल्द ही पूर्वी पाक के निकाले गए फौजी अफसरों ने मिलकर मुक्ति वाहिनी का गठन किया, जिसने पाकिस्तानी सेना को काफी नुकसान पहुंचाया। भारत ने मुक्ति वाहिनी को खुलकर समर्थन देना शुरू कर दिया। अपनी खुन्नस निकालने के लिए पाकिस्तान ने 3 दिसंबर 1971 को भारत पर हमला कर दिया। ऐसे में इंदिरा गांधी ने मां दुर्गा का रूप धारण किया और तमाम अंतर्राष्ट्रीय दबावों को दरकिनार करते हुए पाकिस्तान को सबक सिखाने की घोषणा कर दी। भारतीय सेना ने हर मोर्चे पर पाकिस्तान को कमजोर किया। कहीं भी नहीं लगा कि पाकिस्तानी सेना ने भारत को थोड़ा भी मुश्किल में डाला हो। यहाँ तक कि भारतीय नौसेना की एक टुकड़ी ने अपने प्राणों की परवाह न करते हुए कराची बंदरगाह के बिल्कुल पास जाकर हमला किया, जिसके चलते भारतीय नौसेना पाकिस्तान के पश्चिमी मोर्चे पर अपना वर्चस्व बनाने में कामयाब रही थी। इस जंग में पाकिस्तान को अमेरिका और चीन का भी पूरा साथ मिला। उस वक्त की अमेरिकी सरकार ने तो पाकिस्तान का पक्ष लेते हुए अपनी नौसेना का 7वां बेड़ा भारत की ओर रवाना कर दिया था, लेकिन जब तक अमेरिकी सेना पहुंचती, भारतीय सेना अपना काम कर चुकी थी। सेना बहुत आगे बढ़ चुकी थी। उसने इस युद्ध को निर्णायक मोड़ पर पहुंचाते हुए पाकिस्तान की पनडुब्बी गाजी को विशाखापट्टनम नौसैनिक अड्डे के पास ही डुबो डाला। इतिहास में पहली बार किसी नौसेना ने दुश्मन की नौसेना को एक सप्ताह के अंदर पूरी तरह से नेस्त नाबूद कर दिया था। पाकिस्तानी सेना का नेतृत्व कर रहे लेफ्टिनेंट जनरल A.K. नियाजी ने हार स्वीकार करते हुए अपने 93,000 सैनिकों के साथ भारतीय सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। भारत की तरफ से जनरल सैम मानेकशॉ उस समय सेना प्रमुख थे। इस जंग के बाद दुनिया के नक्शे पर नए देश ने रूप लिया, जिसे आज हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट APN। कश्मीर को पाकिस्तान ने कई बार भारत से छीनने की कोशिश की। पाकिस्तान की नापाक कोशिशों को हमारे जाबाज सिपाहियों ने हर बार नाकाम किया। करगिल की लड़ाई भी एक ऐसी ही जंग की कहानी। इस लड़ाई में हमारे सैनिकों ने पाकिस्तानी फौज का जमकर मुकाबला किया था। पाकिस्तानी घुसपैठियों ने लगातार गोलियां चलाईं और हमारे सैनिकों ने उन्हें मुंहतोड़ जवाब दिया। वो ऊपर छुपे हुए थे। वो पहाड़ों की आड़ से गोले दाग रहे थे और हमारे जवान अपनी जान की परवाह किए बगैर आगे बढ़ते रहे। दुश्मन कई फुट ऊपर बैठा था और हमारे जवानों के सामने मुश्किल चुनौती थी, लेकिन अपनी जान पर खेलकर उन पहाड़ियों को खाली करने का जिम्मा उठाया जिन पर पाकिस्तानी सैनिक और भाड़े के आतंकी डटे थे। कुछ वक्त लगा, लेकिन सैनिकों ने मां भारती को पाकिस्तानियों से निजात दिलाई। 1999 में जो कारगिल में हुआ, पाकिस्तान इसी तरह की हरकतें 1947 और 1965 में भी कर चुका था। उसने कश्मीर में पीछे से जंग छेड़ने की कोशिश की, आतंकियों और पाकिस्तानी सैनिकों को भीतर घुसाने की कोशिश भी की, लेकिन हर बार मुंह की खाई। इसकी शुरुआत हुई थी 8 मई 1999 से, जब पाकिस्तानी फौजियों और कश्मीरी आतंकियों को कारगिल की चोटी पर देखा गया था। पाकिस्तान इस ऑपरेशन की 1998 से तैयारी कर रहा था। दरअसल तत्कालीन PM अटल बिहारी वाजपेयी अपने पड़ोसियों से रिश्ते सुधारने के लिए लाहौर बस से गए। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ भी भारत से दोस्ती के नाटक कर रहे थे और वहां की फौज हमारी पीठ में छुरा घोंप रही थी। कारगिल सेक्टर में 1999 में भारतीय और पाकिस्तानी सैनिकों के बीच लड़ाई शुरू होने से कुछ हफ्ते पहले जनरल परवेज मुशर्रफ ने एक हेलीकॉप्टर से नियंत्रण रेखा पार की थी और भारतीय सीमा में करीब 11 किलोमीटर अंदर एक जगह पर रात भी बिताई थी। मुशर्रफ के साथ 80 ब्रिगेड के तत्कालीन कमांडर ब्रिगेडियर मसूद असलम भी थे। दरअसल मुशर्रफ ने पूरी तौर से इस लड़ाई की तैयारी कर रखी थी और आतंकियों के साथ पाकिस्तान के नियमित सैनिकों को भी भेज दिया था।
एक इंटरव्यू में पाकिस्तान के पूर्व पीएम बेनजीर भुट्टो ने बताया था कि मुशर्रफ ने उनके सामने भी जंग जीतने और श्रीनगर पर कब्जे की बात कही थी, लेकिन बेनजीर ने इसे खारिज कर दिया था क्योंकि उन्हें डर था कि पाकिस्तान को श्रीनगर से ही नहीं बल्कि आजाद कश्मीर से भी हाथ धोना पड़ सकता है। कारगिल युद्ध में भारतीय फौज ने पाकिस्तानियों का बंटाधार कर दिया। फौज की ओर से 2.5 लाख गोले और रॉकेट दागे गए थे। 300 से ज्यादा तोपों, मोर्टार और रॉकेट लॉन्चरों से रोजाना करीब 5000 बम फायर किए जाते थे। लड़ाई के अहम 17 दिनों में हर रोज हर आर्टिलरी बैटरी से एवरेज 1 मिनट में 1 राउंड फायर किया गया था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये पहली ऐसी लड़ाई थी जिसमें किसी एक देश ने दुश्मन देश की सेना पर इतनी ज्यादा बमबारी की थी। भारतीय फौज ने पाकिस्तान से इस युद्ध में 2700 से ज्यादा सैनिक खो दिए थे। पाकिस्तान को 1965 और 1971 की लड़ाई से भी ज्यादा नुकसान हुआ था, मगर इस लड़ाई में हमारे भी 500 से ज्यादा अफसर और जवान शहीद हुए थे और उस शहादत के सख्त आज भी ताजा हैं। आकांक्षा सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, APN। या तो कायर पाकिस्तान लगातार मिल रही शिकस्तों के बावजूद सुधरने को तैयार नहीं है। ऐसे में देश भर में आवाज बुलंद होती जा रही है कि पाकिस्तान को अब सबक सिखाने का वक्त आ चुका है। पाकिस्तान को करारा जवाब देना होगा और बलिदान का बदला लेना होगा। इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में आज के लिए बस इतना ही। APN न्यूज में खबरों का सिलसिला लगातार जारी।